देखिए, इस दर्शन की एक खास बात, भयंकर कंफ्यूजन खड़ा होता है। क्यों होता है? हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम सच्चाई को सुनने के आदी नहीं हैं। हम सही बात को सुनने के आदी नहीं हैं, तो जो बात कही जाती है वो गले नहीं उतरती। लेकिन इसका मतलब है नहीं कि अब उसको गटको। जो भी बात है बहुत विस्तार से करें अपन। अभी शुरुआत है आप लोग की। अधिकांश लोग तो अध्ययन शिविर में पहली बार ही आए हैं। भरत भैया को छोड़ के ना भैया, अध्ययन शिविर में पहली बार भरत भाई हैं, बाकी तो हमारे परिवार के साथी हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी बातें एकदम नई लगती हैं तो वो हमको उतरती नहीं गले से। यानी खासकर जिनका साइंस का बैकग्राउंड है, बाबा जी उनके लिए बोला करते थे, जो साइंस वाले उनके लिए, क्योंकि अधिकांश ऐसा कुछ संयोग हुआ कि जो हम प्रश्न किया करते थे अधिकांश लोग साइंस वाले थे। कोई आईआईटी से पास आउट है, कोई इंजीनियर है, सोम भाई जैसे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग थे ना, साधन भैया माइनिंग इंजीनियर। तो हम सबका साइंस का बैकग्राउंड, उस बैकग्राउंड में हम बाबा जी से प्रश्न करते थे। तो वो तो बिल्कुल उलट पुलट है ना। तो बाबा जी कहा भी करते थे, जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज है। क्या जिसने जितना ज़्यादा पढ़ा लिखाई जितनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर ली है वो उतना ही फंसा है। जो कम पढ़े लिखे हैं उनको बोला करते, तुम लोग दुखी मत होना बेटा, तुम लोग को पहले समझ में आएगा, इन लोगों को बहुत बाद में समझ में आएगा कि उलझे हुए हैं। एक घटना मैं आप लोग से शेयर करता हूँ। यानी वो घटना अजीब तरह की है। ये बात है 98 के आसपास की, 98-99। हम लोग परिचय शिविर कर चुके थे और बड़ा उत्साह था। परिचय शिविर से उत्साह बहुत बनता है ना भैया। तो भारी उत्साह के साथ हम जाते थे, प्रश्न करते थे। तो शुरू का उत्साह जो परिचय शिविर का बनता है वो ज़्यादातर एक किस्म का, मैं कहूँगा, राहत सेवा टाइप का है ना। ऐसा राहत कार्य जैसा है कि आप परिचय शिविर कर लो तो आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, बट बेसिकली वो राहत कार्य जैसा है। जब गहराई पे जाते तो बहुत दिक्कत जाती। तो एक बार यही सारे प्रश्न चल रहे थे अपने जड़ और चैतन्य के बीच में संबंध को लेकर। तो मैंने कहा, बाबा जी ये बताइए कि ये जो चैतन्य परमाणु है ये शरीर के साथ कम्युनिकेट कैसे करता है? बहुत नाजुक प्रश्न है ना भाई। जड़ और चैतन्य, आप ही बोलते हो कि चैतन्य परमाणु भारहीन होता है, तो वो जड़ के साथ कम्युनिकेट कैसे करता है? मैं जीवन परमाणु, मेरा जो जीवन परमाणु है वो मेरे मस्तिष्क को, मेरा ब्रेन कैसे काम करता है? हम तो साइंस में सुने कि ब्रेन ही सब कुछ है। तो बाबा जी ने फिर कहा कि बोले बेटा, जो ब्रेन होता है, जो मेधस है, उस मेधस में एक रासायनिक जल होता है। तब बाबा जी की भाषा ऐसी ना, एक रासायनिक जल होता है, रासायनिक द्रव्य। उस रासायनिक द्रव्य में जैसे दूध में मलाई जमती है, ऐसे मलाई तैरता रहता है मेधस के भीतर। और उसमें मलाई में ऐसे पूँछ ही निकला रहता है, मूछ टाइप का, ऐसे दो, जैसे मूछ होती है ना, तो ऐसे दो बारीक मूछ से निकली रहती है। देखिए कुछ बात। तो जीवन जो है कंपन करता है। जो जीवन परमाणु है, अगर वो कोई संकेत देना चाहता है तो उससे ही जो मुची जो तैर रहा है रासायनिक द्रव्य में, जो मलाई जैसा है, उसमें से कंपन होता है। तो कंपन होता है तो फिर वो कंपन से शरीर के, यानी मेधस को सूचना मिल जाती है और मेधस फिर शरीर के बाकी अंगों को
संकेत देता है, हाथ उठाना है, बोलना है, जो भी ज्ञानेंद्रिय है उनको। तो ये बात मैं पहली बार सुना उनके मुंह से, और मैं सुन के दंग खा गया। मैं दंग इसलिए खाया कि नए नए उन दिनों में यूके से लौटा हुआ था, पीएचडी वहीं से करके आया हुआ था, और 94 में एक वैज्ञानिक हुए थे फ्रांसिस क्रिक। तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये दो लोग, जानते हैं आप लोग, नाम सुने इनका? जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, हाँ, जो नोबेल प्राइज़ मिले इनको। डीएनए का उन्होंने खोज किया था 1952 में, 1952 में। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो लोग साइंटिस्ट थे, यंग थे। 26 साल का फ्रांसिस क्रिक था और 28 साल का ये था जेम्स वाटसन था। बाद में इन दोनों को नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद ये दोनों अमेरिका चले गए, और फ्रांसिस क्रिक ने अमेरिका में इस बात पे अपना पूरा रिसर्च किया कि आदमी का दिमाग कैसे काम करता है। क्या रमेश भैया, ब्रेन कैसे वर्क करता है। और उसने 20 साल तक रोज अपने एक चेंबर में नए लोगों से मिला करता था, और नए लोग से मिल के उनको कुछ क्वेश्चन देता था, और उनके उत्तरों को वो एक किस्म से ब्रेन मैपिंग करते ना, इससे वो कलेक्ट करता था, रिकॉर्ड करता था। तो उस 20 साल के रिसर्च पे रोज नए लोग से मिलते मिलते उसने फिर एक अपने सारे रिसर्च की फाइंडिंग को एक किताब के रूप में लिखा, और वो किताब आई थी 1992 में, 1992 में, हाउ ब्रेन वर्क्स। उस किताब में वो लिखता है कि मानव के ब्रेन में कोई एक ऐसा शून्य स्थान है, वाइड, VOID है ना, खाली स्थान। कोई ऐसा खाली स्थान है जहाँ से उसको कोई सिग्नल मिलता है, और उस सिग्नल से ब्रेन फंक्शन करता है। अब ये बात मैं पढ़ चुका था, फ्रांसिस क्रिक का लेक्चर अटेंड किया था एक समय में, तो मैं तो बाबा जी के मुँह से सुन के दंग खा गया। एक करीब करीब वही बात थी ना, कि कोई एक ऐसा स्थान है जहाँ से ब्रेन को सिग्नल मिलता है। ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं ना, बाबा जी भी और फ्रांसिस क्रिक भी। तो मैंने बाबा जी को कहा, आदि भाई, मैं कहा बाबा जी आपको ये सब कहाँ से पता चला? बोले बेटा हम 25 साल तक ऐसे ही रहा हूँ क्या? मैं कहा बाबा जी आपको पता आप क्या बोल रहे हैं? मेरे भरोसा नहीं हुआ ना, तो मेरे मुँह से नया नया था, तो ज़्यादा रिस्पेक्ट करना आता भी नहीं था। हमको तो लगता था नागराज बाबा बाबा टाइप के आदमी है, कुछ भी बोल दो। हम तो नहीं कर रहे थे रिस्पेक्ट भाई, मुश्किल से 1-2 साल हुआ था, तो वो भाव नहीं आया था गुरु वाला। अभी भी उनको हम जांचते रहते थे विज्ञान के हिसाब से। मैं कहा बाबा आपको पता आप क्या बोल रहे हैं? बाबा जी मेरे बोले तेरे को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तेरे दिमाग में कुछ फंस रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे ही बाबा क्या झाड़ में बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा लगता है। मैं अवाक रह गया। तो फिर हम लोगों ने बाद में विज्ञान को लेकर इतने सारे प्रश्न किए बाबा जी से, यानी उस दिन मैं सरेंडर किया कि नहीं ये आदमी कुछ अलग है भाई, यानी इनको कुछ ऐसी जानकारी है। अब हम तो उससे, अब हमारी आदत हुआ ना क्या भैया, विदेश वाली और वैज्ञानिक और नोबेल प्राइज़ वाले का हम तुलना कर रहे हैं। तो बाबा जी बियॉन्ड इमेजिनेशन थे, मैं ये कहना चाहता हूँ, यानी हमारी समझ में नहीं आता। हाँ मैं बताया नहीं इस बात का, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा बाबा जी आप जो बोल रहे हैं ये आप नहीं सुने क्या? मैं जो बोला उसको मिस कर गए, फिर से बताऊं। मैंने पूछा था कि जीवन किस तरह से ब्रेन के साथ काम करता है, तो उसका उन्होंने जवाब दिया था। वो जवाब किताबों में अच्छे से लिखा हुआ है कि मेधस में एक रासायनिक द्रव्य रहता है, उस द्रव्य में मलाई जैसी चीज़ रहती है। अब ये बाबा जी की भाषा है ना, उसमें तंतु रहते हैं जो मूछ की तरफ बारीक बारीक रहते हैं तंतु।
उन तंतुओं में कंपन होता है और उस कंपन से मेधस को समझ में आता है कि क्या कहा गया। अब इस बात को फ्रांसिस क्रिक इसी तरह की बात को बोले थे, तो मैं तो दंग रह गया। अब उस बात को मैं यहाँ पे देखता हूँ, वो कैसे? यह जो श्रम गति परिणाम है, इसमें जो जड़ इकाइयाँ हैं और चैतन्य इकाइयाँ, गति 3 तरह की होती है। आपने पढ़ा है क्या क्या गति होती है? हाँ, नहीं वर्तुल गति, घूर्णन गति और कंपनात्मक गति। कंपन, ये जो परमाणु हैं, इन परमाणुओं में 3 तरह की गति होती है। वर्तुलात्मक गति, घूर्णन गति और कंपनात्मक गति। वर्तुलात्मक गति क्या है ना? एक जैसे ये कोई अंश है, ये घूम रहा है, तो ये अपने एक्सिस में उसमें घूम रहा है और घूमते घूमते बढ़ रहा है, ये वर्तुलात्मक हुआ। और एक घूर्णन है जो गोल गोल होते हुए घूम रहा है। तो 2 तरह की गति हुई ना, एक वर्तुलात्मक गति ऐसी है ना, इसी में चल रहा है, और एक घूर्णन गति। इन दोनों के संयोग से संयुक्त रूप में कंपनात्मक गति होती है। तो अगर मैं इस कंपन को सिर्फ अपनी कल्पनाशीलता को आपको बहुत फैलाना है, देखिए एक लाइन बार बार आप सुनेंगे, हर मानव कर्म स्वतंत्रता के साथ जीता है, कल्पनाशीलता मानव में होती है। हमारा सारी समझ हमारी कल्पनाशीलता पर ही है। हम कितनी ज़्यादा कल्पना कर लें, हमारी कल्पना अस्तित्व सहज है तो हम अस्तित्व के कुछ प्रश्नों का उत्तर हम पा सकते हैं, अस्तित्व सहज नहीं है तो हम परेशान होते रहेंगे। तो अपनी कल्पनाशीलता को जितना हम दौड़ाएं, ये जो ज्ञान है और कुछ नहीं, अपनी कल्पनाशीलता का फैलाव है। हम जितना अपनी कल्पनाशीलता को फैलाते हैं उतना हमारा कुछ समय। अब हम बेसिक रूल को हम पकड़ लें, अस्तित्व सहअस्तित्व है, इस बेसिक रूल को हम पकड़ लेते हैं तो कल्पनाशीलता का फैलाव होता है। उस फैलाव के तहत मैं कह रहा हूँ आपसे कि घूर्णन गति और वर्तुल गति के संयुक्त प्रभाव से कंपनात्मक गति होती है। कंपन किसको कहा? ऐसे हिलना, है ना। तो जो भी गति है जो हमको दिखाई देती है आज भी जड़ इकाइयों में, वो तमाम गति अगर आप देखेंगे वो कुछ उसी तरह की है। अभी वैज्ञानिकों ने परमाणु में परमाणु अंशों की गति को पहचाना है, तो कैसे पहचाना है आपने देखा है क्या? ये ऐसा चित्र बनता है ना, ऐसा, ये इफेक्ट है। अगर परमाणु अंश के अभी यानी पहले तो कल्पना थी, एक मॉडल था, उस आधार पे परमाणु को पहचानने की कोशिश हुई थी, लेकिन अब इसके कुछ हाई रिजोल्यूशन कैमरे का इस्तेमाल करके परमाणु अंशों के चित्रों को काफ़ी तक पहुंच गए, ऐसा कहा जाता है। मैं ठीक से नहीं जानता कितनी सच्चाई है, बट पिक्चरों में तो ऐसे ही रखा जाता है ना कि परमाणु इस तरह से गति करते हैं। तो जड़ परमाणु में जो जड़ परमाणु है वो वर्तुल गति और घूर्णन गति प्रधान होता है। चैतन्य इकाई में कंपनात्मक गति प्रधान होती है, कंपनात्मक गति होती है। ये तीनों गति अपन और आएंगे, विस्तार से बात करेंगे इस पे। इन तीनों गति के संयुक्त प्रभाव से ये क्रिया है जो श्रम गति परिणाम कर रहे हैं। तो क्रिया अंततः जो कुछ क्रिया के रूप में हमको दिखाई देता है वो इस गति के प्रभाव से है। तो श्रम गति परिणाम में जिस तरह से गति है, ऊर्जा तो प्राप्त है ही। इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह से अंश करते हैं, तो जो गति है वो आकर्षण की वजह से है। तो एक इकाई दूसरी इकाई की ओर आकर्षित होती है तो उसमें गति होती है।
और उस गति के परिणाम स्वरूप कोई रचना घटती है। तो मूल रूप से अगर हम क्रिया की बात करें तो जड़ इकाइयों में जो क्रिया होती है वो मूलतः क्रिया का जो परिणाम है वो श्वसन और जो पदार्थ आवश्यक इकाई है उसमें रचना और विरचना के रूप में दिखता है। प्राण आवश्यक इकाई में वो श्वसन और प्रश्वसन के रूप में दिखता है, रेस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं। तो जो भी क्रिया घट रही है, यह जो क्रिया है, इस क्रिया की वजह से जो जड़ इकाइयाँ हैं उन जड़ इकाइयों में कोई रचना बनती है, अणुरचना होती है या विरचना होती है। और यही जब श्रम पूर्वक प्राण कोशा में कन्वर्ट होता है, प्राण कोशा बनता है, तो प्राण कोशा में आप देखेंगे सांस लेना और छोड़ना होता है, श्वसन प्रश्वसन। तो ये क्रिया है। तो हम इस आधार पे ये हम सबको पहचानते हैं। भैया पदार्थ अवस्था में थोड़ा एक बार और। पदार्थ अवस्था में परमाणु अंशों में गति हो रही है, उससे परमाणु अणु रचना हुई। अणु रचना में गति के प्रभाव से नई नई रचनाएं बनती हैं, जिसको हम रासायनिक इकाई के रूप में पहचानते हैं, यौगिक के रूप में पहचानते हैं। और इन्हीं में जब और श्रम होता है तो प्राण कोशा में कन्वर्ट होती हैं। लेकिन एक फर्क है, पदार्थ आवश्यक इकाइयों में जो क्रिया है वो सिर्फ बनने और बिगड़ने के स्तर पर है, यानी रचना का होना और रचना विरचना होना। प्राण कोशा में जब ये होता है तो प्राण कोशा में जो गति है वो सांस लेने के रूप में है, प्रश्वसन, श्वसन और प्रश्वसन के रूप में है, ठीक है। लेकिन जीवावस्था की इकाई में क्या होता है? तो जीवावस्था की सारी गति जो है, जो सारी क्रिया है, हम जो रूप गुण स्वभाव धर्म की चर्चा करेंगे, वो सारी क्रिया जीने के स्तर पर है, तो वंश केंद्रित है। उसकी सारी क्रियाशीलता जीवावस्था की इकाइयों की इस बात पर है कि बच्चे बनते रहें, मैं जिंदा रहूं, वंश बनता रहे। लेकिन ज्ञान अवस्था की हम बात करते हैं तो ज्ञान अवस्था में जो गति है, जो क्रिया घट रही है, वो समझदारी केंद्रित है, वो समझ पर है। हम जो कुछ क्रिया कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? समझने के लिए कर रहे हैं ना। तो समझ केंद्र में है। हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, चैतन्य इकाई जो भी क्रिया कर रही है वो समझने के लिए है ना। तो ये एक बेसिक फर्क आ जाता है जड़ और चैतन्य इकाई की जब हम चर्चा करते हैं। तो मैं इसमें इस बात से जोड़ना चाह रहा था कि ये जो व्यापक सत्ता में इकाइयाँ डूबी भीगी घिरी हैं, इस वजह से इनमें क्रियाशीलता देखते हैं। तो इकाइयाँ सतत क्रियाशील हैं। इन इकाइयों की सतत क्रियाशीलता श्रम गति परिणाम स्वरूप है। अब मैंने गति की चर्चा की, ये वही वाली गति है जो इधर गति है, वही गति। हाँ बिल्कुल वही गति है ना। बिल्कुल, ये गति अलग अलग प्रभाव के रूप में दिखता है। देखिए गति 3-4 तरह से हम पहचानते हैं, अंततः गति ही है। जैसे आवेशित गति का और स्वभाव गति का। तो इकाइयों में आवेशवश क्रिया हो रही है, लेकिन वो क्रिया कंपन के रूप में दिखाई देगी, वर्तुल के रूप में दिखाई देगी, इसी में दिखाई देगी, ठीक है। उसी तरह से हम जब बात बोलते हैं विकास की ओर है या विनाश की ओर है, सम की ओर है कि विषम की ओर है, तो अंततः गति गुण ही है ना। तो सम की ओर है या विषम की ओर है, लेकिन इनके बीच में जो सबसे बड़ी बात है वो क्रिया का नाम है मध्यस्थ क्रिया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो रहा है इसका। अब मध्यस्थ क्रिया का, मध्यस्थ किसे कहा? तो वो जो इस पे नियंत्रण करता है, जो गति को नियंत्रित करे, जो सम और विषम इन दोनों को नियंत्रित करे, वो मध्यस्थ क्रिया है। तो जड़ इकाइयों में जो क्रिया होती है उसमें नाभिक होता है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो क्या करता है? वो नियंत्रित करता है आवेशित इकाइयों को। उस वजह से ही रचना विरचना का काम होता है, उस वजह से कोई चीज़ बन रही है। तो मैंने जैसे आपको पहले कहा कि जड़ इकाइयों में जो भी रचना हो रही है
वो स्वभाव गति में हो रही है, आवेशित गति में हो रही है, लेकिन रचना है वो। जड़ इकाइयों में आवेश का प्रभाव निगेटिव सेंस में नहीं है जो मानव में हम देखते हैं। जड़ इकाइयों में आवेश का प्रभाव वो रचना विरचना के रूप में दिखता है, यानी वो व्यवस्था के अर्थ में है। इसको और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जड़ इकाइयों में जो आवेश है वो व्यवस्था के अर्थ में है, व्यवस्था बने रहे उस अर्थ में है। लेकिन वही जब ज्ञानावस्था इकाई की बात करें और उसमें जो आवेश है वो आवेश अव्यवस्था के अर्थ में है। ये एक फंडामेंटल फ़र्क है आवेश के अर्थ में। लेकिन जब मैं गति की बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये पूरी गति को समझने की ज़रूरत है। हम गति को ठीक से समझें। ये जो क्रियाशीलता हो रही है, इस क्रियाशीलता के मूल में बल संपन्नता है। अच्छा, एक और घटना घटती है, दो इकाइयों की परस्परता में कुछ परिणाम निकल कर आता है। जब दो इकाइयाँ आकर्षित हुई तो वो जो परिणाम निकल कर आता है उससे कार्य ऊर्जा आवेश के रूप में दिखाई देता है। तो ये जो हम कार्य ऊर्जा की बात करते हैं, ये मूल रूप से क्या हुआ, दो इकाइयों के बीच क्रिया का परिणाम है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, कोयला जलता है, उससे ताप निकलता है, ताप आवेश है, ताप आवेश है ना। अब जो कोयला जला, इस ताप से हम कोई और क्रिया करते हैं, बिजली पैदा करते हैं, नहीं तो खाली घर में सिगड़ी जलाते हैं, दूध गर्म करते हैं, तो क्या हो रहा है, कार्य ऊर्जा तब्दील हो रही है। दो इकाइयाँ कौन सी हुई, जो कोयला है उसको हमने अग्नि दी, उसको जलाया, तो अग्नि के मिलने से वो जो अग्नि है वो कोयले से निकलकर, बहुत मोटे शब्दों में कह रहा हूँ, वो दूध तक पहुँचा। तो दूध जो उबल रहा था, जो दूध कच्चा था, वो उबलकर गर्म हुआ। तो ये क्या हो रहा है, ये कार्य ऊर्जा आपको मिल रही है। तो मूल रूप से क्या घटना घट रही है, इन दो इकाइयों की परस्परता में प्रभाव दिख रहा है। उसको और दूसरे ढंग से देखें, आज हम पेट्रोलियम से पेट्रोल निकालते हैं और मोटरसाइकिल चलती है, तो जो गाड़ी खड़ी है वो चलने लगी, ये कार्य ऊर्जा का दूसरा असर है। तो ताप के रूप में, विद्युत के रूप में, ध्वनि के रूप में, तरंग के रूप में हम अलग अलग ढंग से कार्य ऊर्जा को देखते हैं। तो कार्य ऊर्जा जो भी है वो मूल रूप से, कार्य ऊर्जा मूल रूप से सापेक्षता में निकलता है, वो सापेक्षता में होता है। तो इसीलिए जब ऊर्जा हम कहते हैं, सापेक्ष ऊर्जा अलग चीज़ है और निरपेक्ष ऊर्जा अलग चीज़ है। निरपेक्ष ऊर्जा वो है जो हर एक इकाई को स्वस्फूर्त विधि से, जो मूल चेष्टा का कारण है, जो हर एक इकाई को व्यापक सत्ता से ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रहा है, हर जड़ इकाई को, उस ऊर्जा को हमने निरपेक्ष ऊर्जा कहा, उसे मूल ऊर्जा कहा, सबको एक समान उपलब्धि इसलिए साम्य ऊर्जा कहा। तो एक समान है, निरपेक्ष है। तो इकाइयों में जो मूल क्रिया है उसे मूल चेष्टा कहा, है ना। तो जो मूल क्रिया है उसकी वजह जो है वो निरपेक्ष ऊर्जा है, लेकिन दो इकाइयों के बीच परस्परता में जो प्रभाव पड़ रहा है वो सापेक्ष ऊर्जा है। इस फर्क को अपन ध्यान में रखेंगे, ठीक है भैया। चलिए, सापेक्ष ऊर्जा और कार्य और निरपेक्ष ऊर्जा, ऊर्जा दो तरह से है। अभी हम मूल रूप से जिसे ऊर्जा कहते हैं, अगर आप उसको बहुत फैला कर देखें तो ये जो सापेक्ष ऊर्जा है ये ताप के रूप में है, या और इसका फिर हम अलग अलग रूप में इसका प्रभाव स्थानांतरित होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में है, करंट के रूप में है, ध्वनि के रूप में अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन ये मूल रूप से कम दो इकाइयों की परस्परता का प्रभाव है, और हर एक इकाई को व्यापक सत्ता से निरपेक्ष ऊर्जा सदैव प्राप्त है ही। तो ये मूल ऊर्जा है। तो प्रत्येक इकाई की क्रियाशीलता का आधार मूल ऊर्जा है,
लेकिन दो इकाइयों के बीच में जो घटना घट रही है उससे सापेक्ष ऊर्जा का प्रसव होता है। तो सापेक्ष ऊर्जा को आप हमेशा देख सकते हैं, आप उसको दूसरे शब्द में कहें कि अब मानव के हस्तक्षेप से हम हस्तक्षेप कर रहे हैं ना उस पर, कि कोयले को हमने जलाया, पेट्रोलियम को हमने निकाला, बिजली हमने पैदा की, तो ये जो कुछ हमको दिखाई देता है ये सापेक्ष ऊर्जा की वजह से होता है। तो इस फर्क को समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ जो बात श्रम गति परिणाम के रूप में कही जा रही है, ये इस अर्थ में कही जा रही है कि जो जड़ इकाइयों में क्रिया जो घटित हो रही है उस क्रिया का परिणाम क्या निकलता है। एक और बात इसी में जोड़ने की इच्छा थी कि जड़ इकाई प्रकृति में अस्तित्व में व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था की वजह से जो जड़ इकाई है, कहाँ गया, जड़ इकाई परिणामशील है। इसमें हमेशा परिणाम आता रहता है। तो यह जो परिणामशीलता है ये आपको जड़ इकाई में हमेशा देखने को मिलेगी ही। अब तो यहाँ पे हम एक फ़र्क को महसूस कर रहे हैं जड़ और चेतन के बीच में, कि श्रम का लक्ष्य विश्राम है, समस्त श्रम विश्राम के लिए है, ये मानव के अर्थ में कहा जा रहा है ना। तो हम जो कुछ श्रम कर रहे हैं यहाँ पर समझने के लिए कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना क्रिया के बारे में कि मानव की जो मूल क्रिया है, ज्ञानोत्सक की इकाई मानव की, उसकी मूल क्रिया समझने के लिए है। तो समस्त जो कुछ मैं क्रिया कर रहा हूँ समझने के लिए, उस समझ को अगर मैं प्राप्त कर लेता हूँ, मुझे ज्ञान का अनुभव हो जाता है, तो फिर मैं श्रम से विश्राम की स्थिति में आ जाता हूँ। अब इसको दूसरे ढंग से देखा जाए, अगर मुझे कुछ नहीं मिलता, मेरी समझ नहीं बनती, तो ये मेरा श्रम क्षोभ का कारण बनता है, इससे मैं क्षुब्ध हो जाता हूँ, ये मुझे परेशान करता है। तो उस परेशानी में क्या निकल कर आता है, चलो समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ो। ऐसा होता है ना कई बार। तो जो समझ में नहीं आ रहा है वो ना आने की वजह ये बन के निकल के आ रही है कि मेरे श्रम का सदुपयोग नहीं हो रहा है, मैं सही दिशा में अपने श्रम का उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सही समझ के लिए ऊर्जा नहीं लगा रहा हूँ, मैं किन्हीं मान्यताओं के साथ में जी रहा हूँ और उन मान्यताओं को आधार बनाकर मैं अपना श्रम लगा रहा हूँ। जैसे हम उलझे हुए हैं, उदाहरण के लिए मैं बात कर रहा था ना कि जैसे बहुत सारे जो अभी भी यानी दो तरह की धारा है, जो आदर्शवादी विचारधारा बहुत गहरे से स्वीकार करके रखी है कि ईश्वर करता है। अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ईश्वर करता नहीं है, तो इस बात को स्वीकार करने में आपको बहुत तकलीफ होना है ना, क्योंकि आप एक मान्यता को लेकर अपनी समझ को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मान्यता के आधार पे आप सही समझ तक पहुँच जाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। मैं जीरो नहीं बोल रहा हूँ जानबूझकर। मान्यताओं को आप देखते जाइए और धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। तो ये जो क्षोभ हो रहा है मान्यता के साथ जीते रहने का, वो क्षोभ आपका अगर बना रहा तो सही समझ तक पहुँचे नहीं, तो विश्राम की स्थिति बनी नहीं। इसलिए आप देखिए बहुत सारे समझदार लोग जिनको मानते हैं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग, ये बहुत ज़्यादा व्याकुल दिखते हैं। अंततः जो विचार उनके भीतर है वही तो व्यक्त होता है ना व्यवहार के रूप में। तो वो जो व्यवहार हम देखते हैं वो कितना परेशानी भरा, हम ही बोलते हैं ना यार आदमी बड़ा परेशान दिख रहा है। बड़े बड़े लोग आपको दिखाई दे जाएंगे, और छोड़ो बहुत सारे साधु संतों से कुछ प्रश्न करके बैठ जाओ तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है ना। तो जब जब समझदारी के लिए सही समझ का इस्तेमाल करते हुए सही तर्क के साथ हम बैठते नहीं हैं, और वही चीज़ है जैसा है वैसा दर्शन करना, जो जैसा उसको वैसा स्वीकारना। अगर हम इसके साथ नहीं रहते हैं तो हमारा सारा श्रम क्षोभ में बदल जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्षोभ से मुक्ति चाहिए, विश्राम की स्थिति। विश्राम की स्थिति को ही निर्भ्रमता कहा। अब किसी तरह का कोई भ्रम नहीं बचा, अब किसी तरह की भ्रमित स्थिति नहीं बनी, अब मैं किसी प्रकार के भ्रम में नहीं जीता। तो वो स्थिति विश्राम की स्थिति है, और उसी को कहा क्रियापूर्णता। तो जब मैं सही समझ मेरी विकसित हो जाती है, तो अब मैं जिन क्रियाओं को कर रहा हूँ उन क्रियाओं से
मैं एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हूँ तो अब मैं परेशान नहीं होता, अब मेरी कोई परेशानी नहीं है। अभी मेरी सारी परेशानी इसी बात से लगी हुई है कि कोई चीज़ मुझे स्पष्ट नहीं हो पाई और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की। जैसे कि हम घर की बात करें, परिवार की बात करें कि कोई व्यक्ति मुझे प्रेम क्यों नहीं करता, मुझे अपने घर में सम्मान क्यों नहीं मिलता। अब ये प्रश्न मेरे को इसलिए परेशान करता है क्योंकि ना मैं सम्मान को समझ पाया ना प्रेम को समझ पाया सही अर्थों में, और मैं वो जड़ से जड़ पाने की कोशिश में गलत समझ को लेकर मैं पैसे से ही सम्मान की बात करता रहा, पाँव छूने को सम्मान समझता रहा। प्रेम करने का मतलब मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति होने के लिए मेरे घर वाले सब कुछ मेरी मदद करते रहे, मुझे सब कुछ देते रहे, ये सोचता रहा। तो उन सब से मैं परेशान होता हूँ। तो इस परेशानी को लेकर मैं जी नहीं सकता। इसलिए कहा कि अगर मेरी समझ स्पष्ट हो जाती है तो कम से कम विचार के स्तर पर, सोचने समझने के स्तर पर मैं परेशान तो नहीं होऊंगा। आगे इस पर बहुत विस्तार से चर्चापन करेंगे। दूसरी बात थी परिणाम का अमृतत्व। तो एक गठन पूर्णता के अर्थ में कहा गया है कि चैतन्य इकाई इस धरती पर है तो अब वो नष्ट होने वाली नहीं है, वो सदा सदा बने रहना है। एक बार चैतन्य इकाई का प्रकटन हो गया तो सदा सदा बने रहना है। किस लिए बने रहना है? नंबर 1 कि गति का गंतव्य तक पहुंच जाए, वो उसकी समझ विकसित हो जाए। 1 मिनट में पूरा करता हूँ ना, फिर समझ ठीक से हो जाए। वो इसलिए प्रयास कर रहा है कि अब उसका गठन पूरा हो चुका है, अब उसे आगे जाना है जागृति की ओर। तो जो अगला स्टेप है विकास क्रम, विकास से अब चैतन्य का ही जागृति क्रम ये दूसरे फेस में इंटर कर रहा है। तो जागृति क्रम से शुरू होकर जागृत होना लक्ष्य है। तो अब जो जीवन मरण का मामला है, मैं मर जाता हूँ, इसका मतलब सिर्फ इतना है मैं शरीर को छोड़ता हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। ये जो मैं है ये जीवन है। तो जीवन नहीं मरता, इसलिए कहा जीवन मृत्यु एक घटना है। जन्म मृत्यु एक घटना, जीवन जन्म मृत्यु घटना है। तो जन्म होना और मृत्यु का होना ये दोनों घटना है। जीवन सदा सदा बना रहता है क्योंकि वो अमृत को प्राप्त कर चुका है। अब जिस अमृत को हम बोलते हैं, हमारी परंपरा में अमृत का मतलब किसी मानव के अर्थ में है। एक ही शरीर यात्राओं के मानव अमर हो गया बोलते हैं। अमृत तो वो नहीं है। अमृत तो वो है कि एक बार चैतन्य परमाणु बन गया, अब वो अमर ही रहेगा, उसका गठन पूरा हो चुका है। अब वो भार बंधन से मुक्त है और जागृति के लिए सतत प्रयासरत रहेगा। जब जागृत हो जाता है तो अपनी जागृति को प्रमाणित करेगा। जागृति को प्रमाणित करने का मतलब है कि जागृत मानव परंपरा बनने की शुरुआत हो। जागृत मानव परंपरा बनने की शुरुआत का मतलब है कि ऐसे सभी मानव जो अभी शरीर के स्तर पर जीना मानते हैं, अभी जो कुछ अपने आप को शरीर मानकर जीते हैं, जिन्हें चैतन्य की समझ नहीं बन सकी है, जिन्हें जीवन के अमृत की पहचान नहीं हो सकी है, ऐसे सारे के सारा मानव धीरे धीरे शिक्षा, ये किससे होना है? शिक्षा से होना है। तो जागृति क्रम में एक मानव अगर जागृत होता है तो वो उसकी जिम्मेदारी है बाकी मानवों को जागृत करने की। और जब ऐसे जागृत मानव की परंपरा बनती है तो जो नई पीढ़ी के बच्चे आते हैं उनको शिक्षा संस्कार व्यवस्था के माध्यम से अब उनको जागृत करना, ताकि पूरी जागृत मानव की पीढ़ी तैयार हो। उसके बाद की स्थिति में आता है कि जब जागृत मानव परंपरा के रूप में स्थापित हो जाए तो देव मानव और देव मानव की स्थिति बनती है। आपका प्रश्न बताइए। जैसे आप बोले जीवन परमाणु अगर बन जाता है तो नष्ट नहीं होता, तो जड़ परमाणु भी तो नष्ट नहीं होता ना, उसमें चेंज बस होता है। हाँ, तो जड़ परमाणु भी तो कभी बिल्कुल नष्ट नहीं होता। अभी हम जिस जीवन को मानते हैं वो खत्म हो जाता है, ऐसा मान के चलते हैं ना।
जड़ परमाणु नष्ट नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। अस्तित्व में कोई भी इकाई नष्ट नहीं होती, रूप परिवर्तन होता है। इस अस्तित्व में जो भी इकाइयाँ हैं नष्ट कोई नहीं होता। लेकिन हमारी मान्यता क्या है? आज मैं यहाँ पर हूँ और मैं शरीर को छोड़ दिया तो रोना गाना किस लिए होता है? अभी नहीं रहे, अभी कभी नहीं आएंगे, नष्ट हो गए, खत्म हो गए। भाषा है ना हमारी, है हमारी ये स्वीकृति में है ही नहीं कि ये हमारे बीच में ही है। भाई शरीर रूप में नहीं है। जिस शरीर को इन्होंने धारण किया था उस शरीर रूप में नहीं है, लेकिन है, क्योंकि इस अस्तित्व में कोई भी इकाई खत्म नहीं होती, वो चाहे जड़ परमाणु हो चाहे चैतन्य हो। लेकिन हमारी स्वीकृति बने तो सही, हमारी समझ बने तो सही। अभी हमारी समझ तो यही कहती है वो ठीक है, बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन जो चला गया वो तो चला गया। यानी कितनी आसानी से मतलब बहुत गहरी मान्यता है हमारे साथ में, और इसमें हमें मान के चलते हैं कि जो चला गया वो कभी नहीं आएगा, वो मानव के रूप में नहीं आएगा, लेकिन जीवन रूप में तो सदा रहेगा ही रहेगा। ये उस अर्थ में अमृत को कहा गया। ठीक है जी, दीदी जानकी दीदी बताइए इस पे कुछ, और कुछ नया हो गया? क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जैसे गठनशील परमाणु है वो गठन पूर्ण होता है और उसमें जीवन का एंट्री होता है, ऐसे मैं समझती हूँ। तो जैसे एक एक बनते जाता है, तो अभी पहले आपने बोला था कि लिमिट मीन्स वो एक संख्या है करके, तो फिर ये तो बढ़ते ही जा रहा है ना कि एक आएगा गठनशील, गठन पूर्ण बनेगा। ऐसे सारे जड़ परमाणु एक दिन चैतन्य बन जाएंगे, फिर कैसे होगा? है ना ऐसे? भाई सबको बनना है, सब बन जाएंगे। कौन क्वालिफाई करेगा, कौन डिस्क्वालीफाई होगा? सब ज्ञानाश्रम चले जाएंगे। तो उस लाइन को ध्यान में रखिएगा, अस्तित्व में व्यवस्था है। ये व्यवस्था नाम की चीज़ को पकड़ना बहुत जरूरी है। हम इस बात को क्यों स्वीकार नहीं कर पाते? यानी मैं एक प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, अपने आप से ही है कि इस धरती में 75% पानी ही क्यों है? आप एक कभी विचार कीजिए, 75% पानी क्यों है भाई? इतने पानी की जरूरत तो है नहीं अपने को। कितना पानी लगता है हमारे काम में, बताएंगे कोई? पानी कितना हमारे काम का है? 75% पानी में से कितना पानी हमारे काम का है? 1%, हाँ? 1 या 2%। 1 या 2%। और अभी पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। 75% पानी है और हम बोलते पानी खत्म हो रहा है। ऐसा है ना? ये मान्यता है कि सच्चाई है? बताइए। मान्यता है ना? बट ऐसा मान पाते हैं अपन? इस सच्चाई को स्वीकार कर पाते हैं? हमने दुरुपयोग और सदुपयोग को पहचाना नहीं। इस धरती में जो भी इकाई है उस इकाई का सदुपयोग हमारी समझ में नहीं आया। चूंकि सदुपयोग समझ में नहीं आया तो उस वजह से हम दुरुपयोग ही करते गए। आज गर्मी में पीने का पानी खत्म हो जाता है। ये कहाँ से आ रहा है? पानी खत्म हो गया। वो चेन्नई में पानी खत्म हो गया, और चेन्नई कहाँ पर है? समुद्र के किनारे में है। ऐसा कैसे? सोचने वाली बात है ना। तो मामला क्या है? हमने संसाधनों का दुरुपयोग किया है। समुद्र का पानी खारा होता है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी सारी आ चुकी है कि वो गल्फ कंट्रीज सबसे ज़्यादा समृद्ध हो गई। खेती बाड़ी कभी हो नहीं पाती थी, अब वहाँ सारी फसलें हो रही हैं। उन्होंने बना लिया, वो टेक्निक है। मैं उस टेक्निक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ हम संसाधनों की कीमत नहीं पहचानते, हम उनका वैल्यू करना नहीं आता, उनका उपयोग कैसे करना हमको समझ में नहीं आता। हम दुरुपयोग करना जानते हैं। उस दुरुपयोग करने की वजह से हमको हर चीज़ की कमी नज़र आती है। वो ये कई बार बातें हो चुकी, जंगल खत्म हो रहा है खत्म, सही बात है। अब हर साल बड़े बड़े नेता से लेके बड़े बड़े समाज से भी, स्कूल, घर, सब बोलते हैं पौधा लगाओ, पौधा लगाओ, पौधा लगाओ। 5 पौधे लगा के खुश होते हैं, फोटो खिंचाते हैं, बढ़िया हमने पर्यावरण संरक्षण पौधा लगाया।
ये आपके 5 पौधा लगाने से वाकई समस्या दूर हो जाएगी। मैसेज भरा पड़ा है, 5 जून आता है और सब लोग एक एक पौधा लेके खड़े हो जाते हैं। अरे क्या होगा इससे? मामला कहीं और है। हम छोटी छोटे सॉल्यूशन निकाल के बैठे हैं। पूरा नाला गंदा है, बोलते हैं ना, नाले की सफाई करना है। अब नाले का पानी गंदा है, उसमें 1 लोटा गंगा जल डालोगे तो ठीक हो जाएगा? ये बाबा जी के समय की बात थी, उसको ऐसी मजाक में हम लोग बोला करते रहे। हमारी कोशिश यही है, हम 1 लोटा गंगा जल लेके सोचते हैं नाला साफ हो जाएगा, 5 पौधा लगा के सोचते हैं जंगल खड़ा हो जाएगा। कहीं और है। समझ सबसे पहली चीज़, व्यवस्था को समझना पहली चीज़। इस धरती में व्यवस्था बनी है ही। इसका एक मैं दूसरा पहलू और बता दूं, आप लोग को हो सकता है अजीब लगेगा। हम लोगों ने एक बार पूरी डेटा एनालिसिस की थी और डेटा एनालिसिस करके देखे थे कि कितना प्रतिशत खेती की ज़मीन है, कितनी फसल हो सकती है, कितना उत्पादन हो सकता है। आप जान के आश्चर्य करेंगे कि इस धरती में आबादी अगर 3 गुनी हो जाए, आज से 2000 करोड़ हो जाए, तो भी अन्न की कमी नहीं होने वाली। लेकिन हमको क्या बताया जाता है? हाँ, भूखमरी आएगी कर। भूखमरी आ जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ पर है? जो संसाधन है उनका सही वितरण नहीं होता। आज भी लाखों टन अनाज समुद्र में डाल दिया जाता है, आज भी। कितना मालूम होगा आप लोग को क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने मानव को मानव नहीं समझा। हमने उस एक पेड़ में अलग अलग पत्तियां नहीं, अलग अलग आदमी को लटका के रख दिया, अलग अलग धर्म से, जाति से, भाषा से, सब में अलग अलग हो गए। हमने सबको अलग अलग कर दिया। यहाँ पे फंडामेंटल रूल कहा जा रहा है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, व्यापक इकाइयाँ हैं, ये डूबी भी की गिरी हैं, सबको समान रूप से, एक समान रूप से साम्य ऊर्जा प्राप्त है। हम सबकी समझ एक समान है। हमारे भीतर में भर दिया गया है कि ये तो अकल से कमज़ोर है, उसको देखो बहुत तेज़ दिमाग वाला है। ये तेज दिमाग और कम दिमाग कहाँ से आ गया भाई? भगवान बांटता है, इसको कम दे दो, उसको ज़्यादा, इसको कम दे, इसको ज़्यादा दे दो। हमने बहुत गहरे से स्वीकारा है, या तो मैं बहुत गधा हूँ, गधी हूँ, अकल नहीं है, बहुत गहरे स्वीकारा है, या मैं बहुत ही तेज हूँ, मैं सामान्य नहीं हूँ, वही आवश्यक गति, मैं सामान्य नहीं हूँ। हमारी बड़ी गहरी स्वीकृति है कि मैं इस धरती का एक बहुत ही विशेष व्यक्ति हूं। ये जो विशेष होना है, यही आवेश है। मैं विशेष हूं। अच्छा, कभी के घरों में बता दिया जाता ना, अरे तुम तो अलग टाइप के व्यक्ति हो भाई, ये हमारा बेटा तो राजकुमार है। अब राजकुमार बोलने का मतलब ये हुआ कि मुझ कंगाल के घर में एक राजा पैदा हो गया है। ऐसे ही ना भाई, अगर मैं बोलता हूँ मेरा बेटा राजकुमार है, मैं तो राजा नहीं हूँ, तो मैं तो कंगला आदमी हूँ ना। हमारी मान्यताओं की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो जड़ चैतन्य प्रकृति है, इस फंडामेंटल रूल को पकड़ने की ज़रूरत है। सब एक समान है। ये भाषण देने की बात नहीं है, ये तार्किक बातें हैं। तर्क के स्तर पे आप जाइए और देखिए कि मुझ में क्षमता, योग्यता, पात्रता हर मानव में है। मुझ में सही को समझने की क्षमता है ही, और ये क्षमता हम सब में एक समान है। मैं सही को समझने की क्षमता के साथ उत्पन्न जन्म लिया हूँ ही। हर मानव में सही को समझने की क्षमता होती है ही। मामला उसकी पात्रता और योग्यता का है। मैं अपनी योग्यता, अब मैं अपनी पात्रता का कितना विकास कर पाता हूँ, मैं स्वयं कितना पात्र हो पाता हूँ सही समझ को बढ़ाने के लिए। तो मेरी पात्रता जैसे जैसे विकसित होती है, वैसे वैसे मेरी योग्यता विकसित होती है। जी सर, ये पात्रता को थोड़ा स्पष्ट करो ना, मतलब पूरा स्पष्ट नहीं है। पात्रता किसको बोल रहे हैं, इसको थोड़ा मैं बहुत साधारण शब्दों में बोलता हूँ।
पात्रता है, ये हथेली आपकी पात्रता है। इसमें मैं बहुत सारा सामान इकट्ठा कर सकता हूँ, लेकिन अगर इसमें पलटा के रखा हूँ तो एक भी सामान नहीं आएगा। आएगा? मैं कुछ इकट्ठा नहीं कर सकता। हाथ मेरा है, हथेली मेरी है। अब मैं ये स्वीकार करके बैठा हूँ कि इसमें तो कुछ आ ही नहीं सकता, तब मैं उल्टी हथेली के साथ चल रहा हूँ और मेरे को बार बार लगता है मेरी समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने मान लिया कि मेरी हथेली उल्टी है, यानी बना के रखा हूँ ना। अगर ये हथेली ऐसी हो जाती है, इसमें जितना है सब कुछ आ सकता है, तो मैं अपनी पात्रता को जितना ज़्यादा विकसित करता हूँ, मेरी योग्यता बढ़ती जाती है। एकदम मोटा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, पकड़ में आ रहा है आपको? अगर मैं 10 किलो वजन रखने की क्षमता के साथ संपन्न व्यक्ति हूँ, मान लो इस हाथ में 10 किलो क्षमता मैं भर सकता हूँ, 10 किलो क्षमता, ये मेरी कैपेसिटी है। अब मैंने स्वीकारा है मेरे में 1 किलो ही आ सकता है, मैं 1 किलो क्षमता उठा सकता हूँ, तो 1 ही किलो उठा पाऊंगा। शुरुआत करूंगा 50 ग्राम 100 ग्राम से, 1 किलो आके रुक जाऊंगा। तो मेरी पात्रता जो क्षमता है उसके अनुरूप मेरी पात्रता विकसित मैं कर ही नहीं पाया। पकड़ में आ रहा है? 10 किलो की कैपेसिटी है और मैंने माना है कि मेरे के बस का नहीं है। मैंने अपनी पात्रता को स्वीकारा है गहरे से, मैं 1 किलो उठा सकता हूँ, लेकिन मैं जहाँ 1 किलो की स्थान पे 2 किलो उठाता हूँ और उठा लेता हूँ, क्योंकि मेरे में क्षमता तो 10 किलो की ना, तो मेरी योग्यता 2 किलो की हो गई, जो मैंने 1 माना था। फिर मैं और हिम्मत करता हूँ तो मेरी योग्यता फिर बढ़ती है। ऐसे करते करते पात्रता को हम बढ़ाते जाते तो योग्यता बढ़ती है। क्षमता एक समान है, हम सब में सही को समझने की क्षमता एक समान है। मैं आपकी अगर किसी तरह से मदद कर देता हूँ, वो दया कृपा करुणा में आप अच्छे से समझेंगे, जो लोग जानते हैं, है ना। दूसरों की पात्रता को विकसित करना, समझने की पात्रता, है ना, उसको क्या कहा? दूसरों की पात्रता विकसित करने में सहायक होना, क्या है ये? दया। हाँ, दया। दूसरों की पात्रता उस अनुरूप योग्यता भी विकसित करना, है क्या बेटा? क्या है? कृपा। और दोनों नहीं है, दोनों विकसित करना, पात्रता भी योग्यता भी। वो क्या है? करुणा। करुणा। भैया योग्यता और पात्रता अलग अलग। हाँ, योग्यता और पात्रता थोड़ा और समझाओ, मतलब अलग अलग है कि? मैं समझने, मेरी समझ की एक क्षमता है, इस दर्शन को मैं समझ सकता हूँ, ये क्षमता के साथ मैं संपन्न हूँ। ये मुझे किसी दूसरे व्यक्ति ने बताया, मान लीजिए भाई तुम में तो पूरी क्षमता है। नागराज जी बोले ना, हर एक मानव में क्षमता एक समान है। किस चीज़ की क्षमता? अब उसको अपन और फैला के बात करेंगे, जब हम जीवन क्रिया की चर्चा करेंगे तब और आएगी बात, है ना। बट अभी मोटा सूत्र मैं कर रहा हूँ आपके सामने। किसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि मुझ में क्षमता है किसी बात को सही को समझने की, लेकिन मैं अपनी पात्रता और योग्यता को विकसित नहीं कर पाया हूँ। तो सही की समझ को पा जाऊँ ये मेरी योग्यता है, लेकिन इस योग्यता को पाने के लिए मैं जो प्रयास करता हूँ वो पात्रता है। तो मैं प्रयास से जैसे मेरे को परिणाम मिलता जाता है, मेरी पात्रता बढ़ती जाती है और मैं फिर उस योग्यता के करीब होता जाता हूँ जिसमें मेरे को सही की 100% समझ हो जाए। क्लियर हुआ भैया? मतलब आप जो बोल रहे हैं ऐसा कि अगर मैं अपने आप को बोलूं कि मैं नहीं समझ सकता, हाँ। और या बोलूं कि मैं समझ चुका हूं, समझदार हूं, तो मेरी पात्रता रुकी रहेगी।
बिल्कुल। और मैं जिस क्षण बोलूँ कि मैं समझ सकता हूँ लेकिन अभी समझा हुआ नहीं हूँ लेकिन समझ सकता हूँ, तो मेरी पात्रता बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ऐसा। बिल्कुल। यानी मुझ में ये भरोसा रहे कि मैं समझने की योग्यता रखता हूँ और एक दिन समझदार हो जाऊंगा। तो समझने की योग्यता प्राप्त करने के लिए अब मुझे वो श्रम करना है सही को समझने के लिए। तो मैं जैसे जैसे श्रम करता जाऊंगा सही को समझने के लिए, मेरी पात्रता विकसित होती जाएगी। जैसे जैसे मेरी पात्रता विकसित हो जाएगी वैसे वैसे मेरी योग्यता विकसित हो जाएगी और एक दिन मैं सही को समझ पाऊंगा, जिसको हमने अनुभव का नाम दिया। ठीक है। तो समस्या को मैं ध्यान आकर्षण करा रहा हूं। एक बहुत ही वेग एग्जाम्पल देता हूं, बहुत ही यानी साधारण सा एग्जाम्पल। इस हॉल में ये छत है, प्लिंथ है, पंखा है, टेबल है, कुर्सी है, दरी है, इन सबको कुचल दिया जाए, सबको पीस दिया जाए, तब आप निकाल पाओगे इसमें क्या क्या था। ये पाउडर बन जाए। कुर्सी कहाँ, छत कहाँ, दरी कहाँ, माइक कहाँ, पता चल पाएगा? है? दूसरे ढंग से देखें, ये आया तो वैसी है, इसकी रचना तो वैसी हुई है। मिट्टी के कणों से, पत्थर के कणों से, धातु के कणों से, जो छोटे छोटे कण थे उन्हीं कणों से मिलकर ये बना है। अच्छा, अब ये कण अगर एक शानदार कार का शेप ले लेते और उसके साथ मैं आ जाता हूं तो मुझे बड़ा मानते हो आप, एक कार वाला है। अगर मैं खेत में पड़ा रहता हूं, वो कण नहीं बना और खेत बना रह गया, तो मैं गरीब आदमी हूं, है ना? ऐसा सारा खेल किस चीज का है? वो सूक्ष्म परमाणु अंश, मूल रूप से सूक्ष्म परमाणु। तो हम जड़ और चैतन्य की जब चर्चा करें तो उसके मूल रूप को याद रखें। मूल रूप क्या है? परमाणु अंश, जो आंखों से नहीं दिखता, इतना छोटा, 1,00,000 टाइम्स कैपेसिटी का माइक्रोस्कोप भी परमाणु अंश को नहीं पकड़ पाया, है ना? तो कितना छोटा। अब उस छोटे में हर एक अंक, हर एक अंश आवेशित है, उसको ऊर्जा प्राप्त है, उस वजह से क्रियाशील है, उसकी क्रियाशीलता बनी हुई है। जब कोई दूसरा अंश उसके परमाणु उसके संपर्क में आता है, एक अणु की रचना होती है। एक अणु से 10 अणु बनते हैं, 10 अणु से कोई पिंड बनता है। ये 10 पिंड जब बड़ा होता जाता है तो वही कार दिखता है, वो मोटरसाइकिल है, वही हवाई जहाज है। तो इधर भिन्नता दिख गई एकदम से। मैं मानव के रूप में देखता हूँ तो मैं भी तो ऐसे ही बना हूँ जो सवेरे आप लोग से चर्चा किया। चावल, दाल, तेल, मिट्टी, हवा, पानी, यही तो है हमारे भीतर। अलग क्या है? What is that difference? क्या अंतर है? वो जिस अंतर को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, What is that? वो है क्या चीज? मैं अलग हूं, आप अलग है, आप अलग है, आप अलग है। ये कहाँ पे अलग है? इसका चीर फाड़ करो ना अच्छे से। इसका बहुत चीर फाड़ करके निकालोगे तो पता चलेगा परमाणु अंश है, परमाणु है, वो जड़ है और चैतन्य है। लेकिन हम, परंपरा ने हमको इतना रटा पढ़ा दिया, लिखा दिया है कि नहीं भाई अब तो ये सब कुछ नहीं हो सकता यार, ये तो देखो बोलने की बातें हैं। आखिर बाहर जाएंगे तो हमको तो पहचानेंगे नहीं। कोई एक आदमी ऐसा बोल के चला जाएगा, कोई ये बोल के चला जाएगा, अच्छा आज संडे का दिन बढ़िया गुजरा, बड़ी बड़ी बातें सुने, अच्छा है, बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन इनसे कुछ होता जाता तो है नहीं। अब अगर हम इसमें रह गए, हम फंस गए। अगर हमने इसे गहरे से स्वीकार लिया कि नहीं मुझे तो समझना है, और उस स्तर पे जाके समझना है कि मुझे वाकई ये सब एक एक चीज़ स्पष्ट हो जाए। किस लेवल की स्पष्टता? कल अध्ययन प्रक्रिया की बात हुई। कैसी अध्ययन प्रक्रिया? कि जो जैसा है वैसा जस का तस मुझे समझ में आ जाए,
मेरे चित्रण में आ जाए, मेरी स्मृति में आ जाए, साक्षात्कार हो जाए। तो लौकी बोलो तो लौकी क्या चीज़ है समझ में आ जाए, पेड़ बोलो तो पेड़ क्या समझ में आ जाए, आदमी बोलो तो आदमी क्या समझ में आ जाए। और इस समझ के साथ मैं जीता हूँ और मुझे फिर कोई नहीं दिखता। मैं 6 बज रहे, आखिरी एनिमल तो फिर कल अपन चर्चा करेंगे। अंततः क्या? अंततः ये अपन बात कर रहे थे पूर्णता की। हम सब पूर्णता को पाना चाहते हैं। हम सब में कोई ना कोई कमी है, अधूरापन है, उस अधूरेपन के साथ में है। उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए हम पूर्णता के लिए प्रयासशील हैं। अस्तित्व में क्या चीज़ है जो पूर्ण है? व्यापक। तो मुझे व्यापक जैसा होना है। पूर्ण तो सिर्फ एक ही चीज है, व्यापक। इकाई पूर्ण नहीं है, इकाई पूर्ण नहीं है, इकाई क्रियाशील है। व्यापक स्थिति पूर्ण है, जिस स्थिति में है वो पूर्ण है। और प्रकृति स्थितिशील है, वो अपनी स्थिति में बनी हुई है, क्रियाशील है। पूर्ण तो वो है जो कुछ नहीं करता लेकिन सब में भागीदार है, हर एक जगह पारगामी है, पारदर्शी है। भैया जैसे ये जो जागृत वाला है उसमें गठन पूर्ण भी होता है, वो स्थिति पूर्ण भी होता है, और वो आचरण पूर्ण भी होता है, वो क्रिया पूर्ण भी होता है, तो उसको भी पूर्ण बोलना चाहिए ना? उसमें क्या कमी है? आएंगे अपन उस पे। जागृति पूर्णता मानव का लक्ष्य है। जागृति पूर्णता को पाना है, लेकिन पूर्णता का सिम्टम मैं बोल रहा हूँ। किसको पूर्णता का? जो मुझसे बड़ा है उसके जैसा हो जाऊं। हम क्या चाहते हैं? जिसको मैंने मान रखा ये मुझसे बड़ा है, ये मेरा आदर्श है, इसके जैसा मुझे होना है। तो जिसके जैसा मुझे होना है वो मेरा पैमाना है ना। मैं उसके जैसा होना चाहता हूँ, वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि व्यापक सिर्फ सिंगल पीस है, व्यापक पूर्ण है। व्यापक जैसा मुझे क्रिया शून्य होना है। मैं करता हुआ दिखाई दूं लेकिन अकर्ता की स्थिति में रहूं। थोड़ा सा भारी है, कल आप लोग और चर्चा करना, विचार करना अच्छे से। आप कुछ बोल रही थी? हाँ भैया, एक थोड़ा सा क्वेश्चन था कि सब अगर मानव अलग अलग है तो क्षमता सब में एक जैसे कैसे है वो एक। और दूसरा मुझे पूछना था कि समझने की का प्रयास जो करते हैं उसको पात्रता कहते हैं, और समझाने का जो प्रयास करते हैं उसको योग्यता कहते हैं, ऐसे है क्या? नहीं, उसको और थोड़ा फैलाने की ज़रूरत है। हाँ, नहीं ये प्रश्न मैं ले लेता हूँ कि 6 बज रहा है। कल अपन आज आप लोग गोष्ठी में अच्छे से कीजिएगा, कल इसको लेंगे। अच्छा प्रश्न है आपका, जो पहला प्रश्न है उस पर बात कर लेंगे अच्छे से। हाँ भैया, जो सापेक्ष ऊर्जा जिसको हम लोग बोल रहे हैं उसका भी तो स्रोत मूल ऊर्जा ही है ना, माने निरपेक्ष ऊर्जा ही है ना? हाँ, स्रोत तो वो तो है ही ना। सापेक्ष ऊर्जा का स्रोत भी मूल ऊर्जा ही, माने निरपेक्ष ऊर्जा ही सापेक्ष है। ऊर्जा प्रभाव है। हाँ, मूल ऊर्जा हर एक इकाई को उपलब्ध है ही, वो प्रभाव है, वो बदलता रहता है। सापेक्ष ऊर्जा अभी कम है, कल ज़्यादा है, आज कम है, होता है ना, उसमें परिवर्तन होता रहता है। लेकिन मूल ऊर्जा एक समान रूप से साम्य है, हमेशा उपलब्ध है, वो उसमें कोई कमी नहीं है, ना घटता है ना बढ़ता है। ठीक है, सभी को नमस्ते, कल मिलते हैं।